और सबसे पहले बात करेंगे पोस्टर वॉर की। जी हां, दिल्ली में असेंबली इलेक्शन की सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो चुका है। आम आदमी पार्टी ने चुनावी मुहिम के लिए लगे रहो केजरीवाल थीम पर एक गाना रिलीज किया। इसमें बीजेपी लीडर मनोज तिवारी को दिखाया गया। आपके इस कदम पर बीजेपी ने ईसी से ऐतराज जाहिर किया। बीजेपी लीडर मनोज तिवारी ने आप पर हत्के इज्जत का इल्जाम लगाया है। मनोज तिवारी ने इसके लिए 500 करोड़ का हर्जाना तलब किया है। मनोज तिवारी ने कहा कि आम आदमी पार्टी को चुनावी गाने में मेरा वीडियो इस्तेमाल करने का हक किसने दिया। इस बात की शिकायत मनोज तिवारी ने ईसी से की। उन्होंने हत्के इज्जत और प्रॉपर्टी राइट के हवाले से 500 करोड़ के हर्जाने का आम आदमी पार्टी से मुतालबा किया। और दिल्ली में बीजेपी और आप आमने सामने हैं। दोनों पार्टियां एक दूसरे को नीचा दिखाने में कोई कसर बाकी नहीं रख रही। बीजेपी जहां अपने ट्विटर हैंडल पर केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर अपलोड कर रही है, वहीं आम आदमी पार्टी भी बीजेपी को जोरदार जवाब दे रही है। बीजेपी ने ट्वीट करके तस्वीरें अपलोड की हैं। इसमें लिखा है, याद है ना आपको 20,000 से ज्यादा गेस्ट टीचर्स की नौकरी पक्की करने का वादा किया था, लेकिन एक भी टीचर की नौकरी पक्की नहीं हुई। एक और ट्वीट पे बीजेपी ने लिखा, याद है ना आपको 5 साल में दिल्ली में एक भी फ्लाईओवर नहीं बना। ऐसे बहुत सारे पोस्टर्स बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल से अपलोड किए हैं। और इस सब के बीच दिल्ली असेंबली चुनाव 2020 को जीतने के लिए आम आदमी पार्टी हर मुमकिन कोशिश में लग गई है। आज आप में 4 और नए चेहरे शामिल हो गए। इनमें कांग्रेस लीडर और साबिक एमएलए राम सिंह नेताजी भी शामिल हैं। कांग्रेस के कदावर लीडर महाबल मिश्रा के बेटे विनय मिश्रा ने भी आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। साबिक एमएलए बद्रपुर राम सिंह नेताजी ने कांग्रेस पर तनकीद की और कहा कि कांग्रेस में कारकुनों की नहीं सुनी जाती। उन्होंने ये भी कहा कि वो केजरीवाल के कामकाज के तरीके से काफी मुतासिर हैं और इसीलिए आप में शामिल हुए। और वहीं कांग्रेस के कदावर लीडर महाबल मिश्रा के बेटे विनय मिश्रा आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। विनय मिश्रा से हमारी साथी रचना ने खास बातचीत की। आम आदमी पार्टी में शामिल हुए विनय मिश्रा हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। विनय जी, आम आदमी पार्टी में शामिल होने का कुछ खास मकसद ये कि यही है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के कार्यों से, उनके विचारों से बहुत प्रभावित हूँ और जिस तरीके से शिक्षा में, हेल्थ में और जिस तरीके से उन्होंने अनऑथराइज्ड कॉलोनी में विकास किया, आज पानी जिस तरीके से घर घर पहुंचाया और सबसे बड़ी बात जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी में जो पूर्वांचल के लोग आते हैं, आज उनको जो ये सुविधा मिल रही है, जिस वजह से आज गरीबों के जीवन में परिवर्तन आया, तो उससे प्रभावित होकर मैं इस पार्टी में आया हूँ। आपने कहा कि आप बिहार से आते हैं और जिस तरीके से बिहार के लोगों के लिए जो अरविंद केजरीवाल सरकार काम कर रही है उससे प्रभावित होकर आप आए हैं। ऐसे कौन से जो खास काम है जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और आपने कांग्रेस छोड़कर आप में शामिल होने का मन बनाया? देखिए, सबसे बड़ी बात, दिल्ली में अनऑथराइज्ड कॉलोनी में यूपी बिहार के लोग बसते हैं। आज वहाँ पे आप देखिए जो सही मायने में जिसको बिजली का जो रिबेट मिलना चाहिए उनको मिल रहा है, पानी का बिल फ्री मिल रहा है। और हॉस्पिटल्स में जिस तरीके से इलाज कराने आते हैं सरकारी हॉस्पिटल्स में, पहले लोग देख नहीं पाते थे, लोगों को मौका नहीं मिलता था, लोग भीड़ भाड़ धक्का मुक्की, दवाइयाँ नहीं मिलती थी और उनको प्रॉब्लम मिल रही है। और बाहर से लोग अपने यहाँ के लोगों को बुला के यहाँ इलाज भी करा रहे हैं और अच्छी एजुकेशन के लिए सरकारी स्कूलों में दाखिला दिला रहे हैं, जिस वजह से जो है उनको अच्छा एक देखने को। पिताजी कांग्रेस के बड़े नेता हैं महाबल मिश्रा जी, तो जब आपने आम आदमी पार्टी में आने का मन बनाया तो उनसे बात की, उनका क्या कहना था? कुछ क्लैश हुआ या क्या? देखिए, वो अभी थोड़े से नाराज़ हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा मैं उनको मनाऊं। नाराज़गी दूर करने की कोशिश करें? जी बिल्कुल करूंगा कोशिश। पिताजी हैं तो उनको नाराज़गी तो दूर करने की कोशिश जरूर करूंगा। अच्छा, आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं, अब चुनाव कहाँ से लड़ेंगे? कौन सी सीट से टिकट मांग रहे हैं? देखिए, मैं किसी शर्त के साथ नई पार्टी में आया हूँ। पार्टी को मैंने कार्यों को देखते हुए पार्टी में आया हूँ और पार्टी मेरे लायक जो ड्यूटी लगेगी मैं उसको पूरा निर्वहन करूँगा। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए विनय मिश्रा, जिनका कहना है कि वो आम आदमी पार्टी के कामों से प्रभावित होकर आप में शामिल हुए हैं। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। और वहीं बद्रपुर के साबिक एमएलए राम सिंह नेताजी आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कारकुनों की सुनी नहीं जाती। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के कामकाज की तारीफ करते हुए
कहा कि वो मुतासिर हुए हैं और इसीलिए आप में शामिल हुए। रचना ने उनसे भी खास बातचीत की। पूर्व विधायक राम सिंह नेताजी आज आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, आज आप आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, पार्टी में कांग्रेस पार्टी छोड़कर आप में शामिल होने का कुछ खास कारण? असली कांग्रेस में वो लोग नहीं रहे। अब कांग्रेस तो चंद लोगों के हाथ में चली गई। हम 1.5 साल से लड़ाई लड़ते रहे उस पार्टी में, हमारे तमाम साथी, कि पीसी चाकू सारी कांग्रेस को ख़त्म कर देगा, और वो हमारी कहीं सुनवाई नहीं करी किसी व्यक्ति ने। हमने सबको चिट्ठी लिखी, मीडिया के माध्यम से भी, अखबारों में सारे मेरे बारे में आया कि राम सिंह ने कहा कि लोग टिकट बेचते हैं। तो आपने सबने देखा होगा। अब मैंने देखा कि आज दिल्ली के अंदर हर आदमी आम आदमी पार्टी की बात कर रहा है, और कांग्रेस तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी। अब चंद लोग हैं, शाम को 7 बजे कांग्रेस सो जाती है। तो हमने सोचा इस कांग्रेस में कोई फ़ायदा नहीं है, और हमने ऐसी पार्टी का दामन थामा है जो पार्टी लोगों की काम कर रही है, सेवा कर रही है। आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी का नाम है। तो क्या एक बड़ा कारण ये भी रहा कि पीसी चाको और आपके बीच में जो तनाव हुआ? सबसे बड़ा कारण वही रहा। तो आपको लगता था कि इस बार अब टिकट कट जाएगा क्योंकि तनाव हुआ है? मुझे टिकट की जरूरत नहीं, मैं निर्दलीय चुनाव जीता हूँ रामवीर बुधूड़ी के खिलाफ। वहाँ उसके सिवा, मेरे सिवा उससे लड़ कौन सकता है? मैं लोगों की सेवा से राजनीतिक में आया हूँ, मैं पैसा कमाने नहीं आया राजनीतिक में। तो नेताजी, ऐसी कौन सी चीजें थी जो वहाँ पूरी नहीं हो रही थी और अब आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी में आने के बाद वो काम पूरे हो पाएंगे या वो मांगे पूरी हो पाएंगी? असली इस पार्टी में सबका सम्मान है, हर कार्यकर्ता को पूछा जाता है, वहाँ कोई पूछा नहीं जाता। तो ये सबसे बड़ा कारण आज दिल्ली में क्या है? कांग्रेस कहाँ खड़ी आज? आज एक सीट नहीं है, और अब लिख लो कागज पे, एक भी नहीं आएगी दिल्ली में। यही कारण है कि कांग्रेस छोड़कर लोग अब आप में शामिल हो रहे हैं? सब छोड़ रहे हैं कांग्रेस को। कांग्रेस में तो जो नेता तराजू बाट रहेगी बस, और जो सौदा वो बिक गया सारा। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए बदरपुर से पूर्व विधायक राम सिंह नेताजी, जिनका कहना है कि कांग्रेस में जिस तरीके से उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी और अरविंद केजरीवाल के कामों से प्रभावित होकर वो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बन चुकी है। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। और दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए आज बीजेपी की इंतखाबी कमेटी की मीटिंग होगी। इस मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। ये मीटिंग शाम 7 बजे होनी है। बताया जाता है कि मीटिंग में उम्मीदवारों के नामों पर गौर व किया जाएगा। कल भी दिल्ली इंतखाबात के सिलसिले में मैराथन मीटिंग हुई थी। इसमें दिल्ली असेंबली चुनाव के लिए पार्टी के 45 उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लगी थी। और वहीं बीजेपी लीडर मीनाक्षी लेखी ने शहरियत कानून के मामले पर अपोजिशन जमातों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस कानून से उनका वोट बैंक खत्म हो रहा है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का विलेन बताया। मीनाक्षी लेखी से हमारी नुमाइंदा रचना ने खास बातचीत की। सीए और एनआरसी को लेकर विपक्ष ने आज बैठक बुलाई है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी। मीनाक्षी जी, आज शाम को विपक्ष की बैठक होने वाली है। हालांकि मायावती, ममता बनर्जी और यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल ने भी इस बैठक से दूरी बना ली। देखिए, ये लोगों को शायद समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से देश की जनता जमीन पर इनकी हरकतों को और इनके विचारों को ले रही है। और कारण बहुत स्पष्ट है कि जहाँ देश का विषय है वहाँ पे लोगों को गुमराह करने का जो काम ये लोग कर रहे हैं वो ये बहुत दिन नहीं चलता, झूठ बार बार नहीं चलता। आज पूरे देश को पता है कि ये नियम केवल उन लोगों पर लागू होता है जो कि प्रताड़ित वर्ग के और भारतीय मूल के लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में ऐतिहासिक कारणों से रह गए थे। अपनी मर्जी से रहे थे ऐसा नहीं है, ऐतिहासिक कारणों से रहे। और जब जब उन पर प्रताड़न बढ़ा तब तब वो भारत की तरफ रुख उन्होंने किया। 20, 25, 30 साल से ये लोग भारत के अंदर अनियमित तरीके से पड़े हुए हैं। इनके पास अधिकार नहीं है। 66% के आसपास वो लोग हैं जो कि दलित वर्ग के हैं। जो लोग मानव अधिकारों की बात करते हैं वो मानव अधिकारों के हनन में शामिल हैं, जब इनके अधिकारों को मान्यता ही नहीं देते। और साथ में आपको सोचना होगा कि जब आज़ाद भारत की सरकार बनी तो उसके बाद बहुत सारे देश के लोगों को, अन्य देश के लोगों को यहाँ पर मान्यता देकर उनको नागरिकता भी दी गई।
कुछ युगांडा से आए लोग थे, यहाँ तक कि कुछ चाइनीज ओरिजिन के लोग थे, उनको भी मिली, कुछ श्रीलंकन थे, उनको भी मिली। लेकिन क्या कारण थे जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हुए भारतीय मूल के लोगों को इन्होंने जो है मान्यता नहीं दी? कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अंग्रेजी में जैसे डिनायल मोड कहते हैं ना, कि उनके मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, इस बात को मानना ही नहीं, स्वीकारना ही नहीं, क्योंकि स्वीकारेंगे तो दुनिया भर में खबर बनेगी, स्वीकारेंगे तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन भी पूछेगा, स्वीकारेंगे तो पूरी दुनिया भी पाकिस्तान की तरफ जो है दूसरी निगाह से देखेगी। तो ये स्वीकारने की आवश्यकता नहीं है। जबकि मास एक्सटिंक्शन यानी एक बहुत बड़ी संख्या में लोग गायब हो गए हैं वहां से, 23% की संख्या आज 3% से कम रह गई है, भाग गए, मार दिए गए, धर्मांतरित कर दिए गए। अभी क्या हुआ उनका? अगर आपके मानव अधिकार सब सुचारू रूप से चल रहे थे तो जनसंख्या इतनी कम कैसे हो गई? भारत के अंदर जो अल्पसंख्यक थे वो 9% थे, आज 15% है। ऑफिशियल आंकड़ों में 15% है, जिसमें मैं घुसपैठियों को नहीं गिन रही हूँ। तो आप अंदाजा लगाइए कि अगर देश का माहौल ठीक होता है तो यह आंकड़ा होता है, देश का माहौल खराब होता है तो दूसरा आंकड़ा होता है। और कांग्रेस की सरकार लंबे समय तक सरकार में रही, केंद्र सरकार में रही, उसने मानव अधिकारों के हनन को, जो कि पाकिस्तान में किया जा रहा था, उन विषयों पे जबान तक नहीं खोली। इसका जवाब मुझे आज कांग्रेस सरकार में जो लोग बैठे थे और आज विपक्ष में बैठे हैं वो लोग जवाब दें, और शशि थरूर जवाब दें। मैम, जिस तरीके से ये विपक्ष की बैठक हो रही है, देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं सीए और एनआरसी को लेकर, गृह मंत्री का भी एक बयान आया कि जो प्रताड़ित लोग हैं उन लोगों को नागरिकता दी जाएगी, तो आखिरकार कंफ्यूजन कहाँ पर है? कंफ्यूजन है ये कहकर कि जो भारतीय मूल के मुसलमान हैं उनको उनकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। असली बात तो जो ये नहीं कह पा रहे, जो हाँ इनको दर्द है, वो मैं दर्द इनका बयान कर देती हूँ। वो ये है कि इनकी वोट बैंक की राजनीति चलती थी। ये बहुत सारे लोगों को बांग्लादेश से इंपोर्ट करते थे और उसी के आधार पे अपनी राजनीति चमकाते थे। अब इनको जो डर है वो यही है कि जब वोट बैंक वो वाला खत्म होगा तो इनकी राजनीति में और बड़ा ताला लग जाएगा। मैम, अधीर रंजन चौधरी, इससे पहले संदीप दीक्षित, सेना अध्यक्ष पर लेकर टिप्पणी करना, ये कहाँ तक जायज है? सरासर गलत है। और अधीर रंजन चौधरी जो बांग्लादेश से आए हुए हिंदू, सिख और अन्य लोग हैं, उनके विषय में चिंता करते तो बेहतर होता, क्योंकि मुझे लगता है इनका परिवार खुद भी बांग्लादेश से आया हुआ है। इनको तो पता होना चाहिए कि उनका दुख कैसा होता है। मैम, बस एक आखिरी प्रश्न और है कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव 8 फरवरी को होने हैं। इसी बीच पोस्टर वॉर देखने के लिए मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल ने मनोज तिवारी का चेहरा अपने पैरोडी सॉन्ग में यूज़ किया, वहीं बीजेपी ने भी अरविंद केजरीवाल के चेहरे को यूज़ में किया। तो किस तरीके से देख रहे हैं इसे? पैरोडी सॉन्ग और ये सब चीज़ें में तो मेरे को कुछ खास पता नहीं है, लेकिन हाँ मैंने अभी सुनने में आया कि जो इन्होंने एक ट्विटर पे कुछ गाना वाना डाला है वो बाजीगर फिल्म का है और शाहरुख खान को इन्होंने अरविंद केजरीवाल बताया है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा डिस्प्ले है और बिल्कुल सही इन्होंने आकलन किया है, क्योंकि बाजीगर फिल्म के अंदर बाजीगर फिल्म के अंदर जो शाहरुख खान थे वो विलन था, तो अभी दिल्ली का विलन अरविंद केजरीवाल है। ऐसा सही डिस्प्ले है। बस मैम, एक चलते चलते छोटी सी चीज़ और पूछना चाहूँगी, शाम को केंद्रीय समिति की बैठक है, तो लिस्ट कब तक आ जाएगी? तो ये देखिए, वो तो मेरे ओहदे से ऊपर की बात है। जब वो लिस्ट आएगी आपको भी पता चलेगी, मुझे भी पता चलेगी। तो आपने देखा, ये थी हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ मैं रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। नाज़रीन, हमारे साथ हमारी साथी रचना खुद मौजूद है, चलिए उन्हीं से जानेंगे। रचना, लगातार हम देख रहे हैं कि दिल्ली में इलेक्शन की जो सरगर्मियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। ट्विटर वॉर, पोस्टर वॉर, इन तमाम चीज़ों को लेकर आप और बीजेपी दोनों ही कहीं ना कहीं आमने सामने नजर आ रही हैं।
बिल्कुल, जिस तरीके से 8 फरवरी को चुनाव होने हैं और आपने पोस्टर वॉर की बात की, तो आपको बता दें कि जो अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने जिस तरीके से अपने कैंपेन का एक सॉन्ग लॉन्च किया और उसके बाद दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी के चेहरे को इस्तेमाल करते हुए एक और सॉन्ग जो सोशल मीडिया पर चलाया गया, जिसके खिलाफ मनोज तिवारी ने दावा भी किया है। और उसके बाद बीजेपी की तरफ से ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की गई जिसमें कि अरविंद केजरीवाल को विलेन दिखाया गया, यानी कि बाजीगर के जो शाहरुख खान का कैरेक्टर था, उस कैरेक्टर में अरविंद केजरीवाल को दिखाया गया है। तो दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर पोस्टर वॉर करती नजर आ रही हैं। तमाम जो सरगर्मियां हैं वो तेजी पर है, क्योंकि 8 फरवरी को चुनाव होने बेहद कम समय है और सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रचार में जुटे हुए हैं और सबका अपना एक अलग अलग तरीका। और अगर हम देखें तो सोशल मीडिया पर इन दिनों जमकर प्रचार हो रहा है, चाहे वो आम आदमी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें या फिर हम बीजेपी की बात करें। और जो पोस्टर वॉर है वो सबके सामने है। और जिस तरीके से मनोज तिवारी ने दावा भी किया कि उनकी जो मानहानि का जो उन्होंने केस करने की बात कही, उसी के एवज में आज दिलीप पांडे ने भी ये कहा कि यहाँ पर पोस्टर वॉर जो हुआ वो आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं बल्कि बीजेपी की तरफ से शुरुआत की गई थी। और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के पास ज़रूर इतना समय है कि वो केस करने की बात कर रहे हैं, जबकि चुनावी सरगर्मियां चल रही हैं, प्रचार में सारा समय जा रहा है। तो ये एक चीज़ है, राजनीतिक सरगर्मियां हर राजनीतिक दल में देखने के लिए मिल रही हैं, क्योंकि बेहद कम समय मिला है यहाँ पर। इस वक्त भी मैं दिल्ली बीजेपी के ऑफिस में खड़ी हुई हूँ, यहाँ पर भी तमाम जो लोग हैं वो यहाँ आ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि चुनाव के चलते इस वक्त दिल्ली में जो चुनाव राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो चरम स्तर पर है। हिना जी रचना, और इसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं चुनावी मौसम है तो जाहिर सी बात है कि पार्टियां बदलने का मौसम भी शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल, जब चुनाव आते हैं तो तब ऐसे में लोग पार्टी बदलते हैं और कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आज की बात करें तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महाबल मिश्रा के बेटे विनय मिश्रा ने भी आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। बदरपुर से पूर्व विधायक जो राम सिंह नेताजी हैं, उन्होंने भी आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। तो यहाँ पर जो राजनीतिक दलों का दल बदल जो है वो ज़रूर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। अगर इन दिनों की बात करें तो सबसे ज़्यादा कांग्रेस की तरफ से जो नेता हैं वो आम आदमी पार्टी या बीजेपी में शामिल होते नज़र आ रहे हैं और टिकटों को लेकर भी कहीं ना कहीं तनाव की बात देखी जा रही है। टिकट नहीं मिल रहे तो उसको लेकर दल बदल रहे, जैसे कि राम सिंह नेताजी ने खुद कहा कि पीसी चाको से उनका जो तनाव था वो एक बड़ा कारण रहा कि वो कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। और कभी कभी ये भी होता है कि जो पॉलिटिकल सिनेरियो उससे प्रभावित होकर भी पार्टी बदलने का मन अपना जो नेता है वो बनाते हैं, क्योंकि विनय मिश्रा जो कि पिछली बार कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़े थे और उनकी जमानत भी जब्त हुई थी और अब चूंकि वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं, तो ऐसे में अब ये देखने वाली चीज़ होगी कि वो वहाँ कहाँ से टिकट की मांग कर रहे हैं। तो ये चुनावी मौसम में ज़रूर देखने के लिए मिलता है कि पार्टी जो चेंज करने का सीज़न है वो कह सकते हैं कि चुनावी मौसम में बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। जी रचना, एक और बात आपसे जानना चाहेंगे। लगातार हम देख रहे हैं कि बीजेपी जो है उसकी अपनी इलेक्शन की स्ट्रैटेजी जो है एक इलेक्शन के बाद तुरंत शुरू हो जाती है। वो इंतज़ार नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा वक्त का, बल्कि धीरे धीरे अपना जो भी उनकी स्ट्रैटेजी है, जो भी पते अमली है वो जारी रहती है। आपने भी इस तरह की बहुत सारी यात्राएं हुई हैं उनको कवर किया है, बहुत सारे धरने हैं, जुलूस हैं, उन सबको कवर किया है। तो कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से आपको घेरती नजर आ रही है बहुत सारे मुद्दों को लेकर। बिल्कुल हिना, जिस तरीके से अगर आपने बीजेपी की बात की तो बीजेपी की स्ट्रैटेजी शुरू की यही रही है कि एक प्रदेश के चुनाव खत्म होने के बाद जो अगले प्रदेश में चुनाव होने उसकी तैयारियों में वो जुट जाते हैं। ऐसा नहीं कि चुनाव की तारीख आए तब वो तैयारियां करें। तो इसी स्ट्रैटेजी के तहत अगर हम बीजेपी की बात करें तो वो लगातार तैयारियों में जुटी हुई थी और अब चूंकि चुनाव बेहद करीब है और आपको ये भी बता दें कि पिछले कई सालों से दिल्ली की सत्ता से बीजेपी बाहर है। पुरजोर कोशिश है कि इस बार दिल्ली में बीजेपी अपनी सरकार बनाए, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि केंद्र में मोदी सरकार है, इसके साथ अगर बीजेपी की सरकार दिल्ली में भी होती है तो दिल्ली का बेहतर तरीके से विकास हो सकता है। क्योंकि आम आदमी पार्टी पर हमेशा ही जो बीजेपी की तरफ से घेरती हुई नजर आए, उनका कहना कि जो विकास होना चाहिए था वो विकास काफ़ी ज़्यादा पीछे हो गया। अरविंद केजरीवाल सरकार
जब से यहाँ सत्ता में आई है। वहीं अरविंद केजरीवाल सरकार का ये कहना है कि जितना विकास अरविंद केजरीवाल सरकार ने किया है इससे पहले वाली सरकारों ने नहीं किया। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जरूर यहाँ देखने के लिए मिलता है और समय समय पर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वहां पर पॉलिटिकल सिनेरियो यहाँ पर बदलता हुआ नजर आएगा। तैयारियां सभी अपनी पार्टियों की है, क्योंकि बीजेपी की स्ट्रैटेजी हमेशा से यही रही है कि वो एक्शन मोड में रहती है, तैयारियों के मोड में रहती है, और इसी का नतीजा इस वक्त दिल्ली विधानसभा के चुनाव में भी देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि 21 साल का जो वनवास है, कहीं ना कहीं बीजेपी चाहती है कि उस वनवास को इस बार खत्म किया जाए। तो अब ये देखने वाली चीज होगी कि 8 फरवरी को कितने % वोट होता है और 11 फरवरी को किस तरीके के नतीजे होते हैं, वो सबसे ज्यादा अहम रहेंगे यहाँ पर हिना जी। और रचना, आज जो अहम मीटिंग होने वाली है उसके ताल्लुक से भी हम जानकारी चाहेंगे, क्योंकि ये मीटिंग सबसे अहम मानी जा रही है चुनावों को देखते हुए बीजेपी के लिए। बिल्कुल हिना, जिस तरीके से 14 तारीख से नॉमिनेशन शुरू होने और 21 तारीख तक नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है, इसको देखते हुए उम्मीदवारों के नाम जारी करने हैं, उसको लेते हुए बीजेपी में मैराथन बैठकों का दौर जारी है। कल भी गृह मंत्री अमित शाह के घर पर रात 3 बजे तक बैठक चली थी और आज भी अभी उनके घर पर बैठक चल रही है, जिसमें कि जो बीजेपी के प्रभारी हैं, चुनाव प्रभारी, वो भी वहां पर मौजूद हैं, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष भी वहां मौजूद हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं, वो कोर कमेटी के जो सदस्य हैं वो लोग वहां पर मौजूद हैं। और जो आज शाम को केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक होनी थी वो फिलहाल टाल दी गई है, लेकिन कोर कमेटी की बैठक फिलहाल चल रही है, क्योंकि जो लगातार उम्मीदवारों के नाम आ रहे हैं उनके नामों को चयन करना है, और जब चयनित लिस्ट आ जाएगी इस लिस्ट को लेकर आगे जाया जाएगा और सीईसी में मोहर लगेगी, इसके बाद ही ये नाम जारी होंगे। और आपको बता दें कि जो सूत्र है उनके हिसाब से बताया जा रहा है जो पहली जो लिस्ट है वो 15 या 16 तारीख को जारी हो सकती है। तो ऐसे में सभी की नजरें हैं कोर कमेटी की बैठक पर कि कोर कमेटी की बैठक में क्या कुछ तय होता है, किन नामों पर जो रजामंदी है सबकी वो मिलती है, क्योंकि सीईसी की बैठक में जाने के बाद उन नामों पर मोहर लगेगी और उन उम्मीदवारों के नाम जारी किए जाएंगे। और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी अभी जो लिस्ट है वो जारी नहीं की गई है, कांग्रेस की लिस्ट भी जारी नहीं की गई है। और अगर ये देखें तो बीजेपी भी ये देख रही है कि सामने से जो पार्टी के जो उम्मीदवार है वो किस तरीके के उम्मीदवार उतरने वाले हैं, क्योंकि अगर हम आम आदमी पार्टी में देखें तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ एक देखने के लिए मिल रही है कि आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार माने जा रहे थे उनमें से कुछ लोगों के नाम जरूर काट दिए गए हैं, जो कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस के लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं जरूर जो चुनाव लड़ने की बात की गई होगी, तो उसको देखते हुए कई जो नाम है वो काटे जाने की बात पार्टी के हवाले से आ रही है। तो तीनों ही पार्टियां सभी चीजें देखने समझने के बाद अपने जो उम्मीदवार हैं वो जारी करेंगे, क्योंकि हर कोई पार्टी यही चाहती है। तो बहरहाल आज बीजेपी की जो अहम मीटिंग हो रही है उस पर लगातार हमारी भी नजर बनी रहेगी। रचना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात देने के लिए। तो नाज़रीन, ये थी दिल्ली से हमारे साथी रचना, जो कि बता रही थी कि दिल्ली में चुनावी सरगर्मियां जो हैं वो उरूज पर नजर आ रही हैं और लगातार सबसे अहम जो है कि बीजेपी की आज जो कोर कमेटी की एक मीटिंग हो रही है उस पर हमारी भी नजर बनी रहेगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। कुछ और अहम खबरें। जेएनयू कैंपस पर नकाबपोशों के हमले के सिलसिले में दिल्ली हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप, गूगल और एप्पल को नोटिस जारी किए हैं। ये नोटिस जेएनयू के 3 प्रोफेसरों की दरख्वास्त पर जारी किए गए हैं। इन प्रोफेसरों ने 5 जनवरी के तशद्दुद के ताल्लुक से सीसीटीवी फुटेज और दीगर सबूत महफूज रखे जाने की दरख्वास्त की थी। नकाबपोश हमलावरों ने तलबा और असातिज़ा पर हमला किया था। इस हमले में 2 दर्जन से ज्यादा अफराद जख्मी हुए थे। और एक और अहम खबर आई कि तलबा के दबाव के आगे जामिया की वाइस चांसलर झुक गई हैं। वीसी नजमा अख्तर ने इम्तिहानात मुलतवी करने का भी ऐलान किया है। वाइस चांसलर ने कैंपस में तशद्दुद के लिए पुलिस के खिलाफ FIR दर्ज कराने की भी यकीन दहानी कराई है। वाइस चांसलर ने कहा कि कल से ही FIR दर्ज कराने की कार्रवाई शुरू करेंगे। वाइस चांसलर नजमा अख्तर ने तलबा को इस बात का यकीन दिलाया। मैंने कभी भी हॉस्टल वेकेट करने का ऑर्डर ही नहीं निकाला। और नहीं,
मुझे मालूम हुआ था कि बच्चे हैं वहाँ पे JNK में, तो मैंने फोन करके कहा, मैंने उनसे फोन, सुनो मेरी बात सुनो, सुन रहे हो तो, मैंने फोन करके कहा कि उन लड़कों को, जो लड़के आए थे उनको अंदर कर दो, बाहर से ताला लगा दो, निकलने मत देना। गलत बयानी नहीं, गलत बयानी नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत बयानी, आप गलत बोल रही हैं, ऐसा नहीं हुआ था, नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। DSW भी मिली थी, नहीं, गलत बोल रही हैं आप। एक सेकेंड, जब 17 तारीख को JSCC की मीटिंग गई थी मैम के पास, उस दिन हमने सबूत के साथ दिखाया था कि नोटिस आया है हॉस्टल वेकेट करने के लिए। करेक्ट भी हुआ था, करेक्ट भी किया था। दूसरी बात, देखिए, सवाल जवाब करना है तो प्लीज शांत हो जाए, तभी हो पाएगा। बात समझिए, यहाँ पर बहुत सारे सवाल अभी बाकी हैं। आप क्या चाहते हैं, सबका जवाब आए या ना आए? एक मिनट, अगला सवाल। उस नोटिस में साफ लिखा हुआ था कि आप अपनी प्रमोद से और वार्डन मैम से कांटेक्ट करके अपनी जर्नी को सेफ बनाएं। उस नोटिस में साफ लिखा हुआ था। साथियों, अभी एक लोग सवाल करेंगे, फिर BC मैम जवाब देंगी, लेकिन शांति से आप लोग सुनिए सवाल को और जवाब को। फिर जिसको भी जो सवाल करना है वो शांति से, जिनके ऊपर दिल्ली पुलिस ने FIR किया है, हम उनसे अगला सवाल लेते हैं। कासिम आगे आइए। एक सेकंड, सब खामोश हो जाइए। शराब भाई, एक मिनट माइक छोड़िए। अब उधर खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।